हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स और 9th के मैथमेटिक्स यानी कि गणित में यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब इससे पहले जितने भी इंट्रोडक्शन वाली बातें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, इससे ठीक पहले वाले वीडियो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो उसको जरूर देखना ताकि यहाँ पर तुमको समस्या नहीं हो। ऐसी कोई समस्या होगी नहीं क्योंकि बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारा प्रश्न है, कैसे कर सकते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न क्या है और जरा हम बात करें तो पहले नंबर का प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दे। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। और इसके लिए समझो कि नेचुरल नंबर का जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, इसको n से सूचित करते हैं। और ये जो कलेक्शन होता है 1 2 3 4 5, ये यहाँ से नेचुरल नंबर को दर्शाता है। देन हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ नेचुरल नंबर में यदि 0 ऐड कर दे तो ये जो कलेक्शन बनता है, जो समूह बनता है, ये होल नंबर का बनता है। ठीक है। देन आता है हमारे पास इंटीगर्स। इंटीगर्स में क्या आता है, ये होल नंबर और इसका नेगेटिव वैल्यू, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीगर। देन आता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर में क्या आता है तुम्हारा, ऊपर जितने भी नंबर है ये सब का सब रेशनल नंबर होता है। साथ ही साथ 2/3 फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है 1/2, ये सारे के सारे -3 4 0, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होता है। फिर आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको P/Q यानी कि इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। एक उदाहरण के से समझते हैं, √3 √2, फिर यहाँ से 0.01 001 0001। तो ये सारे के सारे नंबर जो है ये इरेशनल नंबर के उदाहरण है। अब अगर इस सारे नंबर को मिला दे, जो नंबर का कलेक्शन बनेगा वो होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ये समझ लो, यानी कि यहाँ से समझने वाली है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। प्रश्न हमारा क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। और सत्य है, क्यों सत्य है, इसके लिए ये सेम रीजन हम यहां पर दे सकते हैं। आगे बढ़ जाए, चलो जी। प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होगा जहां पर m एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहां पर समझो बात को, इस प्रश्न को समझो। अगर हमारे पास कोई एक संख्या रेखा है, ठीक है, कोई संख्या रेखा है, ठीक है, और यहां पर सपोज हमारे पास 0 है। अब बात यह है कि संख्या रेखा पर जो है ना, पहली बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर होते हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर होते हैं। चलो, इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, पहली बात तो ये समझो, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है। दूसरी बात है कि इस प्रश्न में कहा गया है √m के रूप का होगा, जहां पर ये जो है √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, ये √5 हो गया। ठीक है। दूसरी बात है कि 3 और 4 के बीच भी तो कुछ नंबर से होगा। अब ये हो सकता है कि 3.73 हो रूट के अंदर में, ये भी तो कोई नंबर होगा जो 3 और 4 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर √m के रूप में नंबर का होना, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यह संभव नहीं है। रीजन क्या बता सकते। दूसरी बात, अगर हम 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो ये माइनस का √1 होगा, ये माइनस का √2 होगा, ये माइनस का √3 होगा। अब ये -1 -2 -3 ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो ये दो रीजन बोल सकते, पहली बात। ठीक है, -1 रूट अंडर, यहां पर देखो √1 √2 √3 है ना, ये संख्या रेखा पर है, ये संख्या रेखा पर है, पर यहां -1 -2 -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहली बात, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन अपन क्या लिख सकते हैं, आ जाओ दूसरे रीजन के बारे में बात करें। दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, दूसरा रीजन में √1 और √2 के बीच
अनेक संख्या होगी, ठीक है, अनेक संख्या होगी जो रूट अंडर m, यहां पर ये ना प्राकृत संख्या नहीं होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात कर ले, रूट अंडर रूट 1 और रूट 2 की बात हो रही है, रूट अंडर 1.2, रूट अंडर 1.3। अब ये जो नंबर है ना रूट अंडर 1.2, रूट अंडर 1.3, अब 1.2 और 1.3 कोई प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो ये दोनों ही रीजन हम डाल सकते हैं। ज्यादा बेहतर है तुम इस रीजन को लेकर के चलो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अब इसको समझने के लिए यहां पर समझना जरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो वास्तविक संख्या होता है ना, जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या के अंदर में अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। इसका मतलब यह है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बट यहां पर सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर यह हमारा हो जाएगा असत्य, है ना, क्योंकि यहां पर क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आता है, वास्तविक संख्या में आता है ना। क्या है प्रश्न हमारा है, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, बट यहां पर देखो 2 भी तो वास्तविक संख्या है। नेचुरल नंबर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 2 भी तो वास्तविक संख्या है ना। 2 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है। तो यहां पर ये रीजन हम डाल सकते हैं, और भी डाल सकते हैं, जैसे -5 भी एक वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि धनात्मक पूर्णांक यदि देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक तो ये हमारा क्या होने वाला है। देखो धनात्मक 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाता है। आगे भी चलेंगे। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में होता है, उसके बारे में बात ही नहीं किया जा रहा है। तो धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे सामने प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या वही होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि √1, अब √1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर में रूट के अंदर में 1 गुने 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 बाहर आ जाएगा। √2 यहां पर देखेंगे तो √2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर यहां से √3 भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 का यदि 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 होगा, और हमको पता है रूट के अंदर में कोई संख्या यदि 2 बार गुना में हो तो वो बाहर निकल जाता है, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम √5 को पकड़ेंगे तो नहीं होगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर √9 को पकड़ते हैं तो 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के रूप में 3 गुने 3 लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में, और इस तरह से 1 3 हमारा यहां से बाहर निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न हमारा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दिए। यहां पर हमने क्या किया है, 2 उदाहरण दिया है। एक तुम्हारा 1 हो गया, एक तुम्हारा 4 हो गया, एक तुम्हारा 9 हो गया। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित या दर्शा सकते हैं। और जरा हम देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमारे पास एक लाइन होना चाहिए। तो लाइन हम कुछ इस प्रकार से खींच लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे पास x कोई एक लाइन है, x डैश। अब इस पर एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई बिंदु ले रहे हैं जिसको हम सूचित कर रहे हैं O से।
ओ कोई बिंदु है। हमको करना क्या है, सिंपली करना ये है कि तुमको यहाँ पर, है ना, तुमको यहाँ पर पकड़ना है ओ और ए, ये पकड़ना है तुमको 2 सेंटीमीटर। क्या पकड़ना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेना है, दूरी लेना है। यहां से यहां तक ये हो गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ए पॉइंट पर तुमको एक लंब खींचना है। ठीक है, ए पॉइंट पर तुमको एक लंब खींचना है जिसकी दूरी यहां पर, जिसकी लेंथ जो है ना, लंबाई होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइनली हमको करना क्या है, सपोज ये हमारा पॉइंट यहां से बी है। क्या है? बी है। ये क्या हो रहा है? तो ये पॉइंट हमारा बी है। अभी फाइनली हमको करना क्या है, ओ बी को मिला देना है। ओ बी को हमने मिला दिया। आ जाओ, जितनी बातें यहां पर हमने किया है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर एक्स एक्स डैश एक क्या है, एक रेखा है जिस पर कोई बिंदु ओ है, जिस पर कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु ओ है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। ओ ए बराबर 2 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ ए बी लंब है ओ ए, देन ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। यहां से ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री। तो कोण ओ ए बी बराबर, कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है जी, तो इट मीन्स हमारा ये जो त्रिभुज है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। अब ये यदि एक समकोण त्रिभुज है तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि अगर समकोण त्रिभुज के अंतर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, कर्ण का वर्ग, और 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ओ बी है, ओ बी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये होगा ए बी का वर्ग और प्लस में ओ ए का वर्ग। यहां पर रूट अंडर कर लेंगे, यहां भी रूट चढ़ा लेंगे, तो ओ बी तो बाहर आ जाएगा, यहां से ओ बी बाहर आ जाएगा। यहां से हमारे पास बच जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस में ओ ए का वर्ग। आगे आ जाओ, इधर देख लेते हैं अपन। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है, ओ बी बराबर लिखेंगे, ए बी का मान है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। देन ओ ए का मान है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। ओ बी बराबर हो जाएगा 1 + 4, ये हो गया हमारे पास रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। तो ओ बी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है बात? चलो अब करना क्या है, तुमको पकड़ना है प्रकार। अब प्रकार क्या होता है पहले भी हमने बताया, कुछ तुम्हारे औजार बक्स में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, औजार होगा, उसको निकालो। यहाँ पर पेंसिल लगाने वाला होगा, पेंसिल यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर ये नुकीले वाला भाग होगा। तो नुकीले वाले भाग को यहाँ पर रखना है, ठीक है, और पेंसिल वाले भाग को फैला के यहाँ पर रखना है। ठीक है, इतना नाप लेना है। नुकीले वाले भाग को यहीं पर रखना है और यहाँ से इसको क्या करना है, नाप के घुमा देना है। जैसे ही तुम नाप के घुमाओगे तो ये जो है ना एक्स एक्स डैश को इस पॉइंट पर कट करेगा। सपोज ये पॉइंट जो है सी है, देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ को केंद्र तथा ओ बी त्रिज्या का चाप खींचा जो एक्स एक्स डैश को सी पर काटता है। ठीक है, सी पर काटता है। अब यहां पर तुम्हारे पास जो ओ सी पॉइंट आ रहा है, यहां से लेकर के, गौर से देखना, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, यहां तक का जो लेंथ है, यही तुम्हारा रूट 5 है। तो मतलब अतः ओ सी बराबर हमारा क्या होगा, रूट 5। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्सरसाइज, एक प्रश्न और है बट उस प्रश्न को हम देख लेंगे किसी और प्रॉपर वीडियो में। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के 3 प्रश्न थे, इसको हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ उदाहरण को भी कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले चैप्टर के